वहीं नोएडा इंजीनियर युवराज की मौत के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नोएडा अथॉरिटी और पुलिस ने एसआईटी को जवाब सौंपे हैं। पुलिस ने 450, तो वहीं अथॉरिटी ने 150 पेज की रिपोर्ट एसआईटी को सौंपी है। शनिवार को करीब 7 घंटे तक एसआईटी की पूछताछ चली है। केस से जुड़े अधिकारियों और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए हैं। चश्मदीद मनिंदर और उसके परिवार के बयान दर्ज किए गए हैं। तत्कालीन अफसरों कर्मचारियों तक जांच का दायरा बढ़ा है। दमकल विभाग पुलिस से दोबारा सवाल किए गए हैं। एसआईटी सभी विभागों के बयानों का आज अध्ययन करने वाली है। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, एसआईटी की जांच पूरी हुई है, कल भी 7 घंटे तक पूछताछ चली है और जो चश्मदीद है उसका बयान भी दर्ज किया गया। बिल्कुल, देखिए एसआईटी का कल 5वां दिन था। 5 दिन का समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया था इस पूरे मामले की जांच करने को लेकर, और कल दोबारा से सभी विभागों को बुलाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती बयान दिए गए थे तमाम संबंधित विभाग, प्राधिकरण या दमकल कर्मियों की बात की जाए, उसके बाद जब चश्मदीदों के बयान लिए गए तो कई बयानों में विरोधाभास मिला। यानी जिस तरीके से अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई थी उसमें कुछ खामियां थी। कई ऐसे अधिकारियों के बारे में भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है जिन्होंने लिख कर दिया कि वो मौके पर पहुंचे, लेकिन घटना के तीसरे दिन तक मौके पर नहीं पहुंचे। जिनकी जिम्मेदारी इस घटना होने के बाद जांच करने की थी वो खुद मौके पर नहीं पहुंचे। तो आप खुद सोच सकते हैं किस तरीके से प्राधिकरण के अफसरों ने हिलाहवाली की है। 31 दिसंबर की घटना को भी एसआईटी ने इस जांच में रखा है। 31 दिसंबर को जब ट्रक का हादसा हुआ था उसके बाद कौन कौन अधिकारी मौके पर पहुंचे, मौके पर पहुंचने के बाद क्या उचित कदम उठाए गए। 90 डिग्री का रोड यहाँ पर कट बनाया गया है, तो उसमें जो भी साइन बोर्ड होने चाहिए थे, रिफ्लेक्टर होने चाहिए थे या स्पीड ब्रेकर पर व्हाइट कलर होना चाहिए था, वो क्यों नहीं लगाए गए। बिल्डर को प्लॉट अलॉट करने के बाद में खनन हुआ, खनन होने के बाद वहाँ पानी भरा रहा, सीवर और नालों का जो पानी जाता रहा, उसको लेकर क्या कदम उठाए गए, ये भी सवाल इस जांच में शामिल किए गए। तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें निचले स्तर से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों के साथ साथ जो तत्कालीन अधिकारी हैं, यानी जब खनन हुआ था उसके बाद पानी भरना शुरू हुआ था, जिन अधिकारियों पर तब जिम्मेदारी थी, कर्मचारियों पर जिम्मेदारी थी, उनको भी जांच में लिया गया है। जांच का दायरा एसआईटी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मोनिंदर से भी कल एक घंटे तक पूछताछ की गई। 3 बजे के आसपास मोनिंदर पहुंचा एसआईटी टीम के सामने। 9 बजे के आसपास वो बाहर निकला। तो मोनिंदर के पिता से भी हमारी बात हुई, उसके भाई से भी बात हुई और मोनिंदर से भी। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी के दबाव में नहीं आएंगे और मौके पर जिस तरीके की तस्वीर देखी गई थी उसी तरीके से तमाम जो चीजें हैं वो एसआईटी के सामने रखेंगे, और वैसा ही रखा भी गया। और जब चश्मदीदों के बयान या मृतक इंजीनियर के पिता के बयानों से अधिकारियों के बयानों का मिलान किया गया तो उसमें कई खामियां मिली। इसलिए दोबारा से रिपोर्ट देने के लिए, बयान देने के लिए संबंधित अधिकारियों से कहा गया। नॉलेज पार्क थाना पुलिस के भी बयान लिए गए और दमकल विभाग के भी, क्योंकि शुरुआती तौर पर दमकल विभाग और पुलिस वहां पर पहुंची थी। तो किस तरीके का एक्शन उन्होंने लिया, अपने सीनियर अधिकारियों को जानकारी कब दी, तो मोबाइल की कॉल डिटेल भी, यानी मौके पर पहुंचकर किस तरीके की गतिविधियां रही, वो अधिकारियों के बयानों के साथ साथ जो वीडियो वायरल इस पूरे मामले में हुए उसका भी संज्ञान एसआईटी ने लिया। और बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की दर्दनाक मौत के मामले में अब सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। हादसे के वक्त 2 नए वीडियो सामने आए जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन की पोल खोल रहे हैं। तो एसआईटी की जांच अब अपने अंतिम चरण में है। 80 से ज्यादा अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। देखिए, नोएडा के सेक्टर 150 का वो खौफनाक मंजर जिसने हंसते खेलते एक इंजीनियर की जान ले ली। और अब उन पलों के 2 नए वीडियो सामने आए हैं। ये वीडियो उस वक्त के बताए जा रहे जब गाड़ी में फंसे इंजीनियर ने बोलना बंद कर दिया था। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की डूबकर मौत होने के मामले में 2 नए वीडियो सामने आए हैं। इन दोनों वीडियो ने मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम और तमाम कर्मियों की पोल खोल दी है। दरअसल स्थानीय लोगों के द्वारा ये वीडियो बनाए गए और कई मोबाइल वहां पर वीडियो बनाने के दौरान चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस व्यक्ति द्वारा वीडियो बनाया गया वो साफ तौर पर कह रहा है कि मेरी आंखों के सामने वो डूब गया है, ये लोग नहीं बचा पाए हैं, नाकाम कोशिश रही है, इस तरीके की बातों का जिक्र किया जा रहा है। और मौके पर मौजूद रेस्क्यू की जो गाड़ियां भेजी गई थी, एम्बुलेंस भेजी गई थी, उनके साथ साथ जितने कर्मचारी वहां पर मौजूद थे उन सब की तस्वीर इस वीडियो में। तो यानी जिस तरीके के आरोप युवराज के पिता के द्वारा लगाए गए थे कि उनकी आंखों के सामने उनका बेटा डूब गया, उसी की तस्दीक ये वीडियो भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें दूर से युवराज अपनी गाड़ी की छत पर बैठकर मोबाइल की टॉर्च दिखा रहा था। वीडियो बनाने वाला शख्स चिल्ला चिल्लाकर रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल उठा रहा है।
वीडियो में साफ दिख रहा है कि मौके पर फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस मौजूद थे, लेकिन तालमेल की कमी के कारण कीमती समय बर्बाद हो गया। वीडियो बनाने वाले ने दावा किया कि वह रात 12 बजे से मौके पर था, जबकि हादसा 11:45 पर हुआ था। इधर इस मामले की जांच कर रही है एसआईटी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को करीब 8 घंटे तक मैराथन पूछताछ चली। एसडीआरएफ की पूरी टुकड़ी, दमकल विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट और नोएडा अथॉरिटी के तमाम विभागों को कटघरे में खड़ा किया गया। सूत्रों की माने तो जांच के दायरे में ट्रैफिक सेल से लेकर स्पोर्ट्स सिटी परियोजना तक के करीब 80 अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। इंजीनियर युवराज की डूबने से मौत के मामले में एसआईटी की ताबड़तोड़ जांच जारी है। शुक्रवार यानी कल एसआईटी की टीम तकरीबन 2 बजे के आसपास नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर में पहुंची और यहां पहुंचने के बाद 8 घंटे तक लगातार पूछताछ की। पूछताछ तकरीबन 80 कर्मचारी और अधिकारियों से की गई, जिसमें जिला प्रशासन, नोएडा प्राधिकरण के विभाग, अग्निशमन विभाग और एसडीआरएफ की टीमें शामिल थीं। सभी संबंधित विभागों से पूछा गया कि 31 तारीख को जब ट्रक वाली घटना हुई थी उसके बाद अधिकारियों ने किस तरीके का संज्ञान लिया, लगातार उस इलाके से मिल रही जो शिकायतें हैं उन शिकायतों पर किस तरीके का संज्ञान लिया गया, और जब इंजीनियर की मौत हो गई तो संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर क्यों नहीं पहुंचे। शनिवार को एसआईटी की जांच का 5वां और आखिरी दिन है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम अब टेक्निकल सुरागों के जरिए सच तलाश रही है। इंजीनियर के मोबाइल और कार में लगे डैश कैम की चिप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। ये डैश कैम ही बताएगा कि उस काली रात आखिर क्या हुआ था। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के मामले को लेकर नोएडा पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। नोएडा पुलिस द्वारा अब तक 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं फोरेंसिक टीम अब मृतक इंजीनियर युवराज के मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज चुकी है। पुलिस टीम ने जो गाड़ी के डैशबोर्ड में लगा कैमरा था उस कैमरे की चिप को भी हासिल किया है। कैमरे की चिप को फोरेंसिक टीम को जाँच करने के लिए दे दिया है, ताकि जो कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई है घटना के समय की वास्तविक जानकारी पुलिस को लग सके। उस रिकॉर्डिंग के आधार पर गाड़ी की रफ्तार कितनी थी, गाड़ी जब पानी में गई तो कितनी देर तक बाहर रही, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी गाड़ी के अंदर लगा जो कैमरा है, डैशबोर्ड कैमरा, उससे साफ हो सकती है। और पुलिस की जो जांच की थ्योरी है इस पूरे मामले में, अभी तक स्पीड ज़्यादा थी या स्पीड ब्रेकर पर डिसबैलेंस हुए या कोहरे की वजह से गाड़ी पानी में गई, तो तमाम एंगल्स जो हैं वो डैशबोर्ड वेबकैम की रिकॉर्डिंग से अब साफ हो सकते हैं। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ है, अवैध खनन। चर्चा है कि बिल्डर को बेसमेंट खुदाई की जितनी मंजूरी मिली थी उससे कहीं ज्यादा, करीब 70 फीट तक खुदाई की गई है। आरोप है कि यहां से भारी मात्रा में रेत निकालकर बेची गई। अब खनन विभाग की भूमिका भी जांच के घेरे में है। सेक्टर 150 के जिस प्लॉट में पानी भरा था, जिस पानी में इंजीनियर की मौत हुई, उसमें खनन से जुड़ी एक अहम जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। दरअसल प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए यहाँ पर खनन का काम शुरू करा दिया। जिला प्रशासन से जो खनन विभाग से परमिशन ली गई थी वो कुछ लिमिट दी गई थी, उसमें 3 या 4 महीने के आसपास की, लेकिन 1.5 साल तक खनन होता रहा। जानकार यहाँ तक बताते हैं कि 70 फीट तक खनन कर दिया, क्योंकि यमुना के किनारे का इलाका है तो अच्छी क्वालिटी का रेत यहाँ पर निकल रहा था। और उस रेत की अगर कीमत की बात की जाए तो एक डंपर 15,000 रुपये में बेचा जा रहा था, जबकि बाजार में जो डंपर भरकर ले जाने वाले लोग थे वो अपना प्रॉफिट लेकर आगे बेच रहे थे। यानी 70 फीट तक खनन किया गया। ज़मीन से जब पानी निकलना शुरू हुआ तो खनन को रोक दिया गया था। वहाँ पर होर्डिंग लगाए गए, विज्ञापन किए गए अपनी कंपनी के, और उस होर्डिंग लगाने के मामले में नोएडा प्राधिकरण ने 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि खनन को लेकर या बिना नक्शा पास कराए इस निर्माण कार्य को शुरू करने को लेकर नियोजन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में 16 से 17 जनवरी की दरमियानी रात को घने कोहरे के बीच युवराज मेहता गुरुग्राम से अपने घर सेक्टर 50 स्थित टाटा यूरेका पार्क लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार एक तीखे मोड़ पर सड़क से फिसलकर निर्माणाधीन मॉल के लिए खोदे गए पानी भरे गड्ढे में जा गिरी। ये गड्ढा कई सालों से बिना बैरिगेटिंग, लाइटिंग या सुरक्षा उपायों के खुला पड़ा था। इस दौरान युवराज ने कार की छत पर चढ़कर अपने पिता को फोन किया और मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर मदद मांगी, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों और रेस्क्यू उपकरणों की कमी के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका और वे डूब गए। टीम न्यूज़ टीम। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।